राज्यसभा चुनाव से शुरू हुई ये लड़ाई अब लोकसभा चुनाव तक आ गई है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है। इस बीच अगर हम बात करें मंडी लोकसभा सीट की, तो ये एक हॉट सीट बनी हुई है और इसके जो उम्मीदवार हैं यहां से वो विक्रमादित्य सिंह हैं और बीजेपी से जो कंगना रनौत को उतारा गया है उसको लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं और इसी पर हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, एन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। हिमाचल प्रदेश की सियासत अब रोज एक नया मोड़ ले रही है। आपको बता दें कि अब विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए लगभग सभी दिग्गज मैदान में हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को किसके हक में नतीजे आते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही अपने अपने दावे करते हुए यहाँ पे नजर आ रही हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ अनिल गोयल जी जुड़ गए हैं बीजेपी से और कांग्रेस से हेमंत मिश्रा जी जुड़ गए हैं। इनके अलावा स्टूडियो से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एन भारत पर। चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं कंगना रनौत हैं मंडी से बीजेपी प्रत्याशी, क्या कुछ कह रही हैं। किस चीज का घमंड है इन लोगों को? अगर आज दुनिया इनको शहजादा कहती है, बिगड़े हुए शहजादे कहती है, तो कोई गलत नहीं है। एक वो शहजादे हैं जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी की जो फैमिली है दोस्तों, ये अमीर लोगों के बच्चे हैं। ये ऑक्सफोर्ड और इस तरह जगहों में पढ़े हुए आते हैं। गरीबी इन्होंने सिर्फ पुस्तकों में पढ़ी हुई है। ये राजा रजवाड़ों के बेटे हैं। आज वीरभद्र जी, माननीय वीरभद्र जी होते तो उनका दिल भी दुखी होता। उन्होंने अगर अपनी हिमाचल की बेटी, कितना मुश्किल होता है एक पहाड़ी के लिए बाहर जाना और सम्मान कमाना, आज अगर हमारे परम पूजनीय वीरभद्र जी होते तो उनका दिल कितना दुखता कि हमारी बेटी को कहा कि वो अपवित्र है, और वो निश्चय ही टीका जी को डांट लगाते और बोलते कि तू अपनी बहन से माफी मांग। लेकिन आज उनको ऐसा बोलने वाला, उनको समझाने वाला कोई नहीं है। कोई बात नहीं, हम उन्हें क्षमा कर देते हैं, लेकिन दोस्तों इस भाव में आकर हम उन्हें सत्ता तो नहीं दे सकते। उन्हें क्षमा तो मिल सकती है मगर सत्ता नहीं मिल सकती। दोस्तों ये बिगड़े हुए शहजादे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे टीका हो, इन बिगड़े हुए शहजादों को जो है अपने माता पिता की संपत्ति ही संभालनी चाहिए। देश जो है, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, एक गरीब माता के बेटे जो गरीबी में उन्होंने पले बड़े हैं, उनकी माता बर्तन धोकर और कपड़े धोकर दूसरे लोगों के घरों में सफाई कर करके उन्होंने अपनी संतान को पाला है। वैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अगर आज सारा दिन अपना जीवन जो है गरीबों के लिए खपाते हैं, तो दोस्तों इसीलिए खपाते हैं क्योंकि वो एक गरीब घर की संतान है। किस चीज तो कंगना रनौत जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं मंडी से, वो लगातार विक्रमादित्य सिंह को लेकर हमलावर रही हैं और इस बार उन्होंने उनकी मां प्रतिभा सिंह को भी घेरा है। उन्होंने कहा है कि वो अपने बेटे को समझा नहीं पा रही हैं जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी को भी घेरा है और उन्होंने कहा है कि जो ये शहजादे हैं बाहर से पढ़कर आते हैं लेकिन ये सम्मान नहीं करते महिलाओं का। इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा जो है वो प्रदेश में बनता जा रहा है, महिलाओं के सम्मान को, खासकर जिस तरह से बार बार कंगना रनौत ये मुद्दा उठाती रही हैं। आपके पास आएंगे, हमारे पास कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं हेमंत मिश्रा जी। हेमंत मिश्रा जी, देखिए जिस तरह से बार बार कंगना रनौत इस तरह के मुद्दे को उठा रही हैं और बार बार वो यही बात कह रही हैं कि कांग्रेस नेता जो हैं वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, खासकर वो विक्रमादित्य सिंह को लेकर इस मुद्दे पर उनको घेर रही हैं। हेमंत जी। जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। जो वीडियो भी आपने दिखाया था उसमें भी आवाज साफ नहीं है। हेमंत जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आई आपकी आवाज सही, लेकिन पूरे वीडियो में आपकी आवाज, जो आवाज थी कंगना जी की, वो बिल्कुल भी नहीं आई। पता भी नहीं चला कि उन्होंने क्या बयान है उसका। अच्छा, तो कंगना रनौत है वो बार बार यही बात कह रही हैं कि जो कांग्रेस के नेता हैं, खासकर वो विक्रमादित्य सिंह को लेकर जो है अक्सर हमलावर रही हैं और एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी कही है कि वो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पाए तो वो बाकी महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे। और इसको लेकर उन्होंने उनकी मां, जो अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी हैं प्रतिभा सिंह, उनको लेकर भी सवाल उठाए कि वो अपने बेटे को समझा नहीं पा रही हैं। इस तरह के अक्सर बयान देती रही हैं कंगना रनौत। देखिए, कंगना रनौत जी को भी थोड़ा संयम रखना चाहिए।
हिमाचल का चुनाव हिमाचल की जनता लड़ रही है। हिमाचल की जनता जो कि सुलझी हुई और सीधी है, जो कि देवभूमि है हिमाचल, और हिमाचल में जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कंगना रनौत जी के द्वारा, वो गलत है, अच्छा नहीं है। हिमाचल की जनता बड़ी संयमशील है और उस संयमता के साथ में अपनी बात रखती है, और कंगना जी को वहां के माहौल को समझना चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणी जो है वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। कंगना जी ने जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को के बारे में या माँ जी के बारे में इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। ये भारतीय राजनीति में गरिमा के अनुरूप नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये गलत है। ठीक है। अनिल गोयल जी से जवाब लेते हैं। अनिल जी, देखिए बार बार बीजेपी ये बात कहती रही कि पर्सनल अटैक करते रहे हैं विक्रमादित्य सिंह। अब देखिए जिस तरह से कंगना रनौत पर्सनल अटैक कर रही हैं, वो भी तो यही बात कह रही है ना कि वो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पाए, वो बाकी महिलाओं का क्या सम्मान कर पाएंगे, इस तरह की बातें कर रही हैं। अनिल जी, अपनी आवाज को अनम्यूट कर लीजिए। हेडफोन हटा दीजिए अनिल जी। ठीक है, चलिए राजीव आपके पास आएंगे। देखिए जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, वहीं अब पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं। जैसे पहले विक्रमादित्य सिंह ने मुद्दा उठाया कि किस तरह से कपड़े पहनती हैं कंगना रनौत, और जैसे लग रहा है शूटिंग चल रही है, तमाम तरह के मुद्दे उठाए गए विक्रमादित्य द्वारा। अब जिस तरह से देखिए कंगना रनौत हमलावर रही हैं, उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकते, तो वो बाकी औरतों का क्या सम्मान करेंगे। इसके अलावा प्रतिभा सिंह को भी उन्होंने घेरा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मंडी लोकसभा सीट है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है हिमाचल प्रदेश के लिए। अगर हम कहें, दोनों ही पार्टियों लगातार अपना पूरा जोर लगा रही हैं कि इस सीट को वो जीत हासिल करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की बयानबाजी अभी विक्रमादित्य के द्वारा हो रही थी, लगातार आप बीप की बात कर रहे थे वो, और साथ ही साथ कंगना रनौत की ड्रेस के ऊपर भी बात कर रहे थे कि किस तरह के परिधान उन्होंने पहने हुए हैं। तो इन सब बातों के बाद अब कंगना रनौत भी उसी अंदाज में कुछ जवाब दे रही हैं, और जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं और खुद की अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते, तो ये सब पर्सनल अटैक हैं, एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दों से भटक रहे हैं दोनों ही। हम प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो मुद्दों पर बात होनी चाहिए, विकास पर बात होनी चाहिए, और क्या कुछ आप हिमाचल की जनता के लिए करना चाहते हैं, क्या आपके इरादे हैं, इन पर बात करनी चाहिए। लेकिन पर्सनल अटैक से बचना चाहिए, चाहे कंगना रनौत की बात करें या हम विक्रमादित्य की बात करें। चलिए अनिल जी आपसे जवाब ले लेते हैं। अनिल जी, देखिए जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में देखें लगातार विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। इस बीच देखिए जिस तरह से उन्होंने बोला है विक्रमादित्य सिंह को लेकर कंगना रनौत ने कि वो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पाए, वो बाकी महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। मैं सिर्फ हमारे मिश्रा जी ने जो कहा है वो सिर्फ अपनी नहीं कहा, वो ये बात जो है, पहली बात वो बात विक्रमादित्य पर ही लागू होती है। उन्होंने बयानबाजी, पर्सनल अटैक उन्होंने ही शुरू करी। राहुल गांधी ने पर्सनल अटैक शुरू करी, कांग्रेस पर्सनल अटैक करती है। तो इनका ये सुझाव जो है, पहले बहुत अच्छा सुझाव है, इनके नेताओं को इनका सुझाव मान लेना चाहिए। निश्चित तौर पर हिमाचल की जनता बहुत संवेदनशील है, बहुत समझदार है, बहुत शांति प्रिय है, बहुत सोच समझ कर फैसले लेती है। ये बात भी मैं मानता हूं कि हिमाचल की जनता इस किस्म की भाषा को इस्तेमाल नहीं कर, होने वाली भाषा को पसंद नहीं करती। लेकिन जब एक पार्टी के नेता अनगढ़ झूठ सच पर्सनल आरोप लगाने ले रहे, और यहाँ तक कि हिमाचल की जनता देवभूमि की जनता है, और इन्हीं के गठबंधन विक्रमादित्य जिससे चुनाव लड़ रहे हैं, वो सरकार, वो पार्टी सनातन धर्म को गाली देने वालों के सबको गले लगाए, सनातन धर्म को मलेरिया बीमारी कहने वालों को गले लगाए, और कांग्रेस इसके विषय में एक शब्द भी ना बोल करके उनको गले लगा करके उनके गठबंधन में शामिल करती है। ये उस पार्टी के कैंडिडेट हैं जो भारत को उत्तर भारत दक्षिण भारत में बांटना चाहते हैं। ये उस पार्टी के कैंडिडेट हैं जो भगवान को भी बांट दिया। आप ये देखेंगे कि इनकी भगवान राम से लड़ाई है,
आप ये बात किस लेवल पर ये जा रहे हैं? भगवान राम से लड़ाई की बात ये कर रहे हैं। पाकिस्तान के नेता इनकी तारीफ कर रहे हैं, इनके पक्ष में बोल रहे हैं। पाकिस्तान से इनका क्या संबंध है ये भी इनको बताना चाहिए। आप ये देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस ने अपने चुनाव को बांटना, धर्म के आधार पर, अब तो भगवानों को ही बांटते हैं। कभी धर्म के आधार पर बांटते हैं, भगवानों के आधार पर बांटते हैं, जातिगत के आधार पर बांटते हैं, क्षेत्रवाद के आधार पर बांटते हैं। और मिश्रा जी इतनी अच्छा सुझाव देते हैं और इनके पार्टी इनके सुझाव को सुन नहीं रही है। सबसे बड़ा उसका परिणाम क्या हो रहा है कि कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए इनकार कर दिया, चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। आज दिल्ली के अंदर इनके पार्टी के अध्यक्ष ने रिजाइन दे दिया, बाकी जो विधायक है उन्होंने रिजाइन दे दिया। आज स्थिति की कांग्रेस खुद डामाडोल है, हिमाचल पर चर्चा कर रहे हैं जी। हेमंत जी, देखिए जिस तरह से प्रतिभा सिंह को लेकर कंगना रनौत ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि प्रतिभा सिंह ने ये बात कही है कि मुंबई से एक चीज आई है, एक चीज वो कंगना रनौत को कह रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं कोई चीज नहीं हूं और मैं हिमाचल की बेटी हूं। इस तरह के बयान क्यों दे रही है कांग्रेस? आवाज अनम्यूट कर लीजिए हेमंत जी। मैं गोयल जी की कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि आज पाकिस्तान की एंट्री भी भारत के चुनाव में हो गई जी। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पास अपने 10 साल के कार्यकाल के बताए हुए कार्यों के लिए समय नहीं। उनके पास में वो चीजें भी नहीं है कि वो अपने 10 साल के कार्यकाल में बता पाते कि जनता को हमने क्या दिया। इसीलिए उन्हें बार बार बंटवारे की राजनीति करते करते, क्योंकि ये बंटवारे की राजनीति का भी एक प्रयोग अभी सामने आया है गोयल जी के द्वारा जी। आजादी की लड़ाई में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रहे थे। सारा हिंदुस्तान अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, बंटवारा हम कर रहे हैं। बंटवारा करने वालों का साथ भारतीय जनता पार्टी, तत्कालीन जनसंघ और हिंदू महासभा दे रही थी, बंटवारा हम करते हैं। अरे भाई, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अगर कहीं पर भी मुसलमान शब्द अगर कहीं लिखा हुआ हो तो बता दीजिए। केवल ठीक है, मेरे सवालों का जवाब दे जानकारी देकर के भ्रामक तरीके से उस चीज को करके आप बरगलाने का कार्य कर रहे हैं और कहीं कुछ नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज है महिलाओं का सम्मान की बात। कर्नाटका के अंदर 2900 क्लिप्स बनाने वाले को समर्थन आप ले रहे हैं। देवगौड़ा जी आपके साथ, आपके गठबंधन में शामिल हैं। आप आज तक उनको निकाल नहीं पाए, गठबंधन से अलग नहीं कर पाए। तो ये कहना बहुत बड़ी बेईमानी है कि साहब महिलाओं का आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा हेमंत जी, लेकिन यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रही है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी शुरू से ही लेट रही है, पहले ही इंतजार करवा चुकी है प्रत्याशियों के नामों को लेकर, और अब जाके प्रत्याशी के नाम फाइनल हो सके। लेकिन अभी भी 3 विधानसभा क्षेत्र बच रहे हैं जहाँ पे उपचुनाव प्रत्याशियों को लेकर मंथन लगातार जारी। हेमंत जी, सवाल सुन लीजिए। राजनीति में शुचिता बनी रहे, इसका प्रयास करना चाहिए। मैंने शुरू में ही ये बात कही। अब आती है बात कंगना रनौत जी के संबंध में। देखिए, कोई भी बात कहने के तरीके होते हैं। कोई भी बात कोई व्यक्ति कहता, हो सकता है कि कोई शब्दों का हेर फेर हो सकता है, मैं मानता हूं इस बात के लिए, लेकिन आशय क्या है, देखने की चीज ये रहती है। आशय किसी का खराब नहीं। कंगना रनौत जी को हो सकता है आजादी 2014 में मिली है, तो हो सकता है कि वो उससे पूर्व का उनको जानकारी ना हो। वर्तमान में जिस तरीके के परिवेश में हिमाचल प्रदेश की स्थिति है, अगर वो हिमाचल प्रदेश की हैं या हिमाचल प्रदेश से उनको प्रेम और मोहब्बत थी, तो वो जब बाढ़ पीड़ित फंसे पड़े थे तब वो कहाँ थी? क्यों नहीं वो हिमाचल की जनता के साथ खड़ी हुई? क्यों नहीं उन्होंने हिमाचल की जनता की मदद की? भारतीय जनता पार्टी ने तो जो सीमित संसाधन थे कांग्रेस की सरकार, सुक्खू साहब की सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने तो मदद तक नहीं की। जब मदद की तो काबरसा जब हेमंत जी, आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। अभी तक प्रत्याशियों को लेकर मंथन लगातार जारी है। प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष होके, विक्रमादित्य सिंह लगातार मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो, और इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं कंगना रनावत के बारे में। तो बयानबाजी का दौर तो लगातार जारी है ना, ऊपर से कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार में भी पीछे है। कांग्रेस पार्टी के लिए कृपया जवाब दीजिए। विक्रमादित्य जी ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि बताना ये चाहिए कंगना जी को कि हमारा भविष्य के प्रति क्या विजन है,
क्या उन्होंने गलत पूछा? ठीक है, कंगना चलिए इस रनौत चर्चा जी में हम को आगे विजन के बढ़ेंगे। बारे उससे में पहले बताना सुन लेते हैं चाहिए। विक्रमादित्य कंगना सिंह रनौत को, जी को कांग्रेस प्रत्याशी हैं और लगातार जिस तरह से वो कंगना रनौत को घेरते रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने कुछ नसीहत दी है कंगना रनौत को। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं विक्रमादित्य सिंह। प्रत्याशी है, उनके ऊपर कोई भी टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैंने उनको सिर्फ इतना कहा है और आज फिर से उसको दोहरा रहा हूं, हम एक मैंडेट के साथ, एक विजन के साथ और एक कमिटेड तरीके से, कमिटेड लीडरशिप के साथ आज आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं फिर से कंगना रनौत जी को ये निवेदन करूंगा कि मंडी के शेरी मंच पर आकर आप हमारे साथ ओपन डिबेट करें। मैं अपना विजन बताऊंगा, हमने क्या काम किए हैं, आपदा के समय में हमने कितना सहयोग वहाँ के लोगों का दिया है। करीबन 13 करोड़ रुपए आपदा के दौरान मंडी जिला के अंदर आपके प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री ने दिया। हमने केंद्र मंत्रियों के साथ, आदरणीय नितिन गडकरी के साथ, आदरणीय हमारे जो ग्रामीण सड़क मंत्री हैं उनके साथ हमने तालमेल बनाकर अतिरिक्त हिमाचल के लिए 150 करोड़ रुपए में लेकर आया। और उसके साथ साथ मेरे कार्यकाल में, 15 महीने के हमारे कार्यकाल में 3500 करोड़ रुपए के सड़कों के निर्माण कार्य और अपग्रेडेशन का कार्य हमने प्रदेश के अंदर करवाया है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों के बीच में रखेंगे और आने वाले समय का विजन भी लोगों के बीच में रखेंगे। मैं फिर से जो हमारी कैंडिडेट है उनसे निवेदन करना चाहूँगा, एक हेल्दी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में उनको आना चाहिए और डिबेट करनी चाहिए ताकि जनता को यह पता चले कि भाजपा के प्रत्याशी का क्या विजन है, कांग्रेस के प्रत्याशी का क्या विजन है। प्रत्याशी है विक्रमादित्य सिंह है, लगातार कंगना रनौत पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ चुनौती दे डाली है उन्होंने कि आप ओपन डिबेट करें, हिमाचल के मुद्दों पर हमारे साथ आके यूं पीठ पीछे बयानबाजी करने से कुछ नहीं होता। और साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में जो भी विकास कार्य करवाए हैं वो भी यहाँ पर वो गिनाते हुए नजर आए हैं। अनिल गोयल जी, सीधा आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरीके से आप सुन रहे थे विक्रमादित्य सिंह को कि खुली चुनौती उन्होंने दे डाली है कंगना रनावत को कि आप ओपन डिबेट करें, मंच पर आके हमारे साथ हिमाचल के मुद्दों पर, हिमाचल के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपको ओपन चैलेंज दिया जा रहा है कि आप आएं और अपनी जो भी बात है हिमाचल के मुद्दों पर हमसे आके बात करें, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं अनिल गोयल जी? वो हर पार्टी का चुनाव प्रचार का करने का तरीका अपना अपना, अगर ये सिस्टम है तो पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। कोई जनसभा ना हो, जैसे जेएनयू के अंदर होता है कि एक ही मंच पर सारे वक्ता बोलते हैं और श्रोता सुनते हैं। ये एक विक्रमादित्य जी के अलग ही इनकी सीट के ऊपर इस तरह का ऐसा होना, ये कोई हर एक पार्टी अपने अनुसार काम करेगी, विक्रमादित्य जी के अनुसार काम नहीं करेगी। और ना ही वहां पर किसी किस्म का युद्ध की स्थिति पैदा हो, दोनों के समर्थक आपस में भिड़े, चोटफेट लगे, दंगा हो। क्या इस बात का क्या मतलब है? तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो इस सुझाव, जो असंभव बात है वो उन्होंने कह करके एक सहानुभूति बटोरने की कोशिश जरूर करी। क्या अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी के साथ राहुल गांधी डिबेट करेंगे? उनके पूरा परिवार लगातार वहां पर सरकार में रहा है, सिर्फ अमरीश सिवार से छोड़ दिया जाए कि अमेठी से राहुल गांधी जी को हराया है। क्या रायबरेली सीट पर ये तैयार होंगे जो उनकी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सीटें मौजूद है? ज्यादा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को बोल रहे हैं, अब कंगना रनौत भी बोल रही हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही लगातार ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं ना। नहीं, मैं कुछ अभी जो विक्रमादित्य ने कहा है मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ कि आज विक्रमादित्य जैसे सीनियर लीडर भी, जैसे गंभीर लीडर भी इस तरीके की बचकाना बात करते हैं। हमें तो ये भी पता है कि इन्होंने हिमाचल के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा था। हमें तो ये भी पता है कि कांग्रेस झूठ बोल करके आई, हिमाचल के अंदर आते ही पेट्रोल डीजल के टैक्स बढ़ा दिए, लोगों के जेब से पैसा खर्च किया। हिमाचल की जनता आज बदला लेने के मूड में है इस कांग्रेस से कि कांग्रेस के साथ हिमाचल की जनता ने के साथ कांग्रेस ने जो विश्वासघात किया है, हिमाचल की जनता के साथ उन्होंने झूठे वायदे करे और जो सरकार में आते पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा करके महंगाई की मार करी, आज उसका बदला हिमाचल की जनता इनसे लेने के लिए तैयार है। और उस चुनाव की हार को, ये बौखलाहट को इस तरह के बयान देकर के सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। जबकि निश्चित तौर पर अगर कंगना की और इनकी डिबेट हो जाए, कंगना एक ऐसी हमारी प्रत्याशी है जो निश्चित तौर पर निर्भीक है, निडर है और अपनी बात स्पष्ट तौर से कहती है। वो किसी दबाव के आगे नहीं झुकती।
वो किसी दबाव के आगे झुकने वाली प्रत्याशी नहीं है, और जनता की सेवा करने के लिए, जनता के लिए सब कुछ निछावर करने वाली है। लेकिन आज सिर्फ हार दिखाई दे रही है कि हम वहां से हार रहे हैं, इसलिए इस तरह के भावात्मक बात कह करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इनके मुख्यमंत्री इनको हराना चाहती है। अगर सही मायने में कांग्रेस ही इनको विक्रमादित्य को हराना चाहती है, कांग्रेस ने विक्रमादित्य के ऊपर एक चक्रव्यूह बंद करके उनको हराने की साजिश करके इनकी राजनीति खत्म करने के काम करेंगे। तो जो ठीक है, जवाब ले लेते हैं हेमंत मिश्रा जी से। ठीक है, हेमंत मिश्रा जी जवाब दे दीजिए। देखिए गोयल साहब, बड़ा मैं सम्मान करता हूं, अभी तक उन्होंने किसी मुद्दे पे बात नहीं की। जो हिमाचल की जरूरतें हैं, हिमाचल की आवश्यकताएं हैं, जिनको सीमित संसाधन से 15 महीने की सरकार में सुप्रीम सरकार ने दिया है। अभी रिसेंट में एक आपदा आई, उस आपदा में केंद्र सरकार के द्वारा कोई मदद करने की बात नहीं कही गई, जबकि सुप्रीम जी ने कई बार उसमें पत्र लिखे। विक्रमादित्य जी ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से कुछ पैसों की व्यवस्था करी और उसके आधार पर वहां पे पुनर्वास के कार्य शुरू किए गए। अभी विक्रमादित्य जी का जो बयान था उसी से परिलक्षित होता है कि 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके और उन्होंने किया। 3500 करोड़ रुपए का रोड सड़क वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट हुआ। और मैं समझता हूँ शायद कि WHO ने भी इसकी सराहना की है कि राज्य सरकार ने सीमित संसाधनों के साथ में एकदम से आई आपदा पर एक राहत कार्य चलाया, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि रही डिबेट की बात, या एक स्वस्थ डिबेट की बात विक्रमादित्य जी ने कही, मैं समझता हूँ शायद ये गलत नहीं है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे गलत तरीके से उसकी बयानबाजी करके और लोगों को बरगलाने का कार्य किया। खड़गे जी ने एक लेटर लिखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि मैं आपसे मैनिफेस्टो के संबंध में मुलाकात करना चाहता हूं। आज तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको समय नहीं दिया गया। तो ये बचने का कार्य भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे, मुद्दों पे आकर के राजनीति करे, ये बंटवारे की राजनीति छोड़ दे। हिंदू मुसलमान चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको सुना देते हैं सुंदरनगर के विधायक हैं राकेश जम्वाल। जब उन्होंने देख लिया कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण के चुनाव में हमारी स्थिति खराब है, तो उन्होंने ये अनिल गोयल जी कुछ कह रहे हैं, अनिल गोयल जी को सुन लेते हैं। गया था नवाज शरीफ के बगैर बुलाए कौन गया था, ये जवाब देने पड़ेंगे। पुलवामा में अटैक हुआ, उसमें 40 जवानों की शहादत हुई, आज तक उसकी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई। वो आज तक ये नहीं बता पाई सरकार कि वो आरडीएक्स कहां से आया था। आप बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान परस्ती तो आपके अंदर रही। ठीक है, अनिल गोयल जी को सुन लेते हैं। मेहमान नवाजी करने चले जाते हैं। तो मुद्दों पे बात करिए, मुद्दों पे रहिए, मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया। अब हिंदुस्तान की जनता को आपने 2014 जवाब दे दीजिए, झूठ बोल करके सरकार बनाई, 2019 में आपने झूठ बोल करके सरकार बनाई, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि 14 और 19 के बोले हुए झूठ आज 24 में भी चल जाएंगे तो ये काम नहीं चलेगा। 24 में बिल्कुल अलग तरीके से कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता चाहती है। जवाब ले लेते हैं हेमंत जी। ऐसे लोगों से पाला पड़ा है वो हमसे छूट जाए। ठीक है, मिश्रा जी मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान जाकर तय करके। हम जैसे अपने सेनाओं के सिर कटने के लिए पैरों से ठुकराने के लिए नहीं दिए। 40 पाकिस्तान घर में जाकर के 40 घर में जाकर के सैनिक हमारे सतपाल मलिक का बयान दिया। सतपाल मलिक गवर्नर को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। प्रधानमंत्री जी ने आज तक उस बात का जवाब नहीं दिया। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इस तरीके से चीज के लिए हम लोग कभी भारत का प्रत्येक नागरिक सेना का सम्मान करता है। हमने हिमाचल को पूरी मदद करी है और ये बहन की तरह से हमारे हिमाचल की जो मदद की है वो जनता सामने देख रही है। हिमाचल की मदद जनता सामने देख रही है। आज कंगना जी के लिए मुद्दों पे बात करने के अलावा मुद्दों पे बात नहीं करेगी। कंगना जी एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे कि उनकी पत्नी क्या करती है, उनकी माँ क्या करती है, इससे काम नहीं चलेगा। हिमाचल की जवाब दीजिए अनिल गोयल जी से, सुन लेते हैं अनिल गोयल जी। वो समझ रही है कि हिमाचल की जनता या मंडी की जनता का सहयोग और मंडी की जनता का
कैसे उसमें करेगा? ये कांग्रेस का अध्यक्ष अगर महिला को कहें कि बम्बई से कोई एक चीज आ रही है, ये भाषा ठीक है, वो उनकी ड्रेस में कल्पना करें, वो भाषा ठीक है। मिश्रा जी, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन इतना गलत बात समझ मत लो। अगर हिमाचल की जनता पूरी तरीके से संवेदनशील है, गंभीर है और अच्छा व्यक्तित्व चुनना चाहती है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर अरुण गोविल जी, 10 सेकंड मुझे दे दें। आप मिश्रा जी, एक चीज का शब्द क्या है? एक महिला को अरुण गोविल जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे, वो भी मुंबई से थे, चुनाव हुआ और चले गए, पब्लिक बेचारी परेशान। ऐसा ना हो, जनता इस तरीके के लोगों को नहीं चुनेगी। जनता पूरी तरीके से शिद्दत के साथ में जो मंडी के हालात को समझते हैं, मंडी के लोगों की भावना को समझते हैं, वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम जी के मम्मी का स्टेट है, एक महिला का स्टेट है, एक महिला स्टेटमेंट है, एक महिला का कि बॉम्बे से कोई एक चीज आई है, वो कंगना की किस्म की, कंगना के महिलाओं के सम्मान की बात आदरणीय गोयल जी के बारे में, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए ना हेमंत जी, किसी भी महिला के लिए और किया जा रहा है। भारतीय जनता जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है कंगना रनौत के लिए, तो वो तो गलत है ना। लिखे हुए 3 दिन हो गए, उनसे कहा गया कि रमन्ना के लिए प्रत्यर्पण कराने के लिए लेटर जारी करें, आज तक प्रत्यर्पण का लेटर नहीं जारी किया। इससे मामला साफ जारी होता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के साथ क्या वजह है, बलात्कारियों के साथ होता है तो भारतीय जनता पार्टी का है। हिंदू मुस्लिम चाहे कन्नौज की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, महिलाओं के बारे में कृपया ये बात ना कहें। कांग्रेस बहुत संजीदगी के साथ करती है, कांग्रेस में कभी भी। मिश्रा जी आपकी तस्वीर करने में जमीन आसमान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं विधायक सुंदरनगर के हैं राकेश जम्वाल, क्या कुछ कह रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी राज्यसभा के चुनाव से भी सबक नहीं लिया है। राज्यसभा के चुनाव में दिल्ली से मनु सिंह जी को लेकर आए और हार का मुंह देखना पड़ा, और इसी प्रकार से हम कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भी देख रहे हैं कि आनंद शर्मा जी को 40 साल पहले उन्होंने हिमाचल में एक चुनाव लड़ा था, उसके बाद अब हिमाचल कांग्रेस को आनंद शर्मा जी की याद आई। लेकिन आनंद शर्मा जी भी बतौर मंत्री भी दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का नेतृत्व करते रहे, उनको कभी हिमाचल की याद नहीं आती थी। आज मुझे लगता है कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से आनंद शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में लोकसभा के चुनावों को मुद्दों के आधार पर लड़ रही है। आज जहां मोदी जी का 10 वर्ष का कार्यकाल वो हमारे समक्ष है, उसके साथ हिमाचल सरकार की जो फेलियर है 15 महीने की, इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोकसभा के चुनाव में जा रहे हैं, विधानसभा के उपचुनावों में जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस लोकसभा के चुनाव को गंभीरता से नहीं लड़ रही है। मुख्यमंत्री जी आज उनका एकमात्र लक्ष्य है कि सरकार बचानी, लोकसभा की 4 सीटें हारती हैं तो हारे, और अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का भी काम मुख्यमंत्री जी साथ साथ कर रहे हैं। इसका उदाहरण मंडी लोकसभा से जो प्रत्याशी वर्तमान सरकार के मंत्री को बनाया गया है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस हिमाचल में लोकसभा का कोई भी चुनाव जो है वो गंभीरता से नहीं, मुझे लगता है कि तो राकेश जामवाल को सुन रहे थे आप। लगातार जिस तरह से वो बीजेपी पर हमलावर रहे हैं, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो तमाम तरह के मुद्दे हिमाचल प्रदेश में आ गए हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद से तमाम तरह के मुद्दे जो हैं वो पक्ष विपक्ष दोनों द्वारा उठाए जा रहे हैं, चाहे वो खरीद फरोख्त का मामला हो, चाहे वो कंगना रनौत के द्वारा बार बार उठाया जा रहा महिलाओं के सम्मान का मामला हो, चाहे कार्य नहीं करने को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, उम्मीदवार नहीं मिलने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो तमाम तरह के मुद्दे हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इस समय घूम रहे हैं। आपके पास आएंगे अनिल गोयल जी। देखिए, जिस तरह से खरीद फरोख्त का आरोप लगातार बीजेपी पर लगता रहा है और इसको लेकर कहीं ना कहीं एक वो जो सॉफ्ट रुख अपनाने का जो बीजेपी पर जो बागी विधायकों को लेकर सॉफ्ट रुख बीजेपी द्वारा अपनाए गए, जो एक संरक्षण का आरोप बार बार लगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस द्वारा। अपने परिवार को बचाना इनका काम है।
अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ रखना इनका काम है, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करना इनका काम, उनका गला घोटना इनका काम। और वो निश्चित तौर पर देश चुनाव जीत करके अगर क्षेत्र में काम नहीं करते, जो विधायक वहां से वायदा करके आते हैं उनके वायदे पूरे नहीं होते, वो अपनी जनता से वायदे नहीं पूरे कर पाते हैं। तो ये कांग्रेस एक हिमाचल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की रोज कांग्रेस टूट रही है। वहां पर नेतृत्व जो है नाम की कोई चीज नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है। तो ये अपनी कमियों को छिपाने के लिए भाजपा पर आरोप लगा रहे और तरह तरह भाजपा पर आरोप लगा रहे। मैं स्पष्ट तौर से इनके सीनियर लीडर ने संजय सिंह को ऑफर करा, संजय गांधी जी को ऑफर करा कि आप आ जाओ, हम आपको टिकट देते हैं। इससे बड़ा, इससे जबकि संजय गांधी गए नहीं, इससे बड़ी कोई बात है कि सीनियर लीडरशिप स्पष्ट बुला रही है कि संजय गांधी जी को आकर के कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहिए। ये बीजेपी को तोड़ना चाहते हैं, बीजेपी इनसे टूट नहीं रही है क्योंकि बीजेपी में कार्यकर्ताओं को सम्मान है। बीजेपी के अंदर देश की जनता का, देश का विकास करने का जज्बा है, वो देश का विकास करना चाहते हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो। और जिस तरीके से निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस समय आपद परेशानी आई तो सरकार पूरी तरीके से खड़ी रही, सरकार ने इनको मदद दी, इन्होंने मदद स्वीकार नहीं करी। विक्रमादित्य खुद कहा कि गडकरी जी के पास गए और बाकी हमारे केंद्रीय मंत्री के पास गए, उन्होंने पूरी तरह से मदद करी। हम पूरे भारत को एक भारत देश के लिए बात करते हैं, हम क्षेत्रवाद की बात नहीं करते, हम सनातन धर्म को गाली देने वालों की बात नहीं करते, हम भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली बात नहीं करते, हम एक ही परिवार का शासन है ये भी बात नहीं करते कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार शासन करे, न हम एक परिवार के शासन के क्षमता नहीं करते। आज आप ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर परिवारवाद को लोग नकार रहे हैं और विकासवाद को लोग स्वीकार कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का विकास हो रहा है, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ रहा है। लेकिन अनिल गोयल जी, परिवारवाद का आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं पर लगा रही है, विपक्ष पार्टियां पर लगा रही है, लेकिन परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। आप देखो, मैं आप एक बार इनके विपक्ष की बात कर रहा हूँ। इनके विपक्ष में आम आदमी पार्टी इनके गठबंधन में शामिल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ही इन सब पर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे लालू यादव हो, इन सब पर आरोप संजय सिंह ने ही लगाए। आप ये बात इनके इसलिए ये लोग, संजय सिंह ने इनको भ्रष्टाचारी कहा जिनके साथ ये गठबंधन में शामिल है। आप उसका ही परिणाम है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस खत्म हो रही है, उसका ही परिणाम है। नीतीश कुमार भी तो आए ना आपके साथ, आपसे अलग होकर उसके बाद उन्होंने भी तो आरोप लगाए बीजेपी पर, फिर आप लोग साथी तो हो गए। मैं एक बात वही कह रहा हूँ, आप एक बात बताइए कि जो इनके वहां पर कांग्रेस के नेता हैं दिल्ली के अंदर तो आम आदमी का समर्थन कर रहे हैं, पंजाब में आम आदमी का विरोध कर रहे हैं, पंजाब में आम आदमी को भ्रष्टाचारी करें, दिल्ली में उसका समर्थन करें। एक ही नेता दो जगह दो जवान बोल रहा है। ये जनता देख रही है कि सिर्फ कुर्सी और सत्ता के लिए एक अपने परिवार के लिए कितनी चमचागिरी कर सकते हैं, कितना नीचे स्तर तक जा सकते हैं, कितना झूठ बोल सकते हैं, कितना दो तरह के भाषण बोल सकते हैं। ये लोकसभा का चुनाव है, लोग देश की जनता देख रही है। हेमंत जी से जवाब ले लें, और करने में कितना अंतर है। कई आरोप लगा दिए आप पर अनिल गोयल जी ने। हेमंत जी, मेरा सीधा सा आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत कट रही है, बिल्कुल आज ऑडियो बिल्कुल साफ नहीं है। आवाज आ रही है हेमंत जी? हाँ, हेलो जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, सत्ता लोलुपता के दम्भ में जीने वाले लोग हमें ज्ञान ना दें। एक चुनी हुई हिमाचल की सरकार को अस्थिर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 8 विधायकों को धनबल से, बाहुबल से, ईडी सीबीआई के डर से दिखा करके उन्होंने तोड़ करके सरकार गिराने का कार्य किया। अरे साहब, भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल की जनता ने विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया था, आप इसे क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? आप इतना ज्यादा विकास करने के लिए आतुर हैं कि चुनी हुई सरकार को आप गिरा देंगे। ये हिमाचल का कल्चर नहीं है। हिमाचल का कल्चर बहुत संयमशील जनता है, वहां का प्रत्येक निवासी
देवभूमि की निवासी है और देवता कभी इस तरीके के कार्य नहीं करते हैं। आपने तो वहां की जो संस्कृति है उसको कलंकित किया है कि चुने हुए नुमाइंदों को आपने इस तरीके से खरीदने का काम किया और एक चुनी हुई सरकार को आपने अस्थिर करने का कार्य किया। और ये आज हिमाचल में किया, इससे पहले ये गोवा में भी कर चुके हैं। ऐसा नहीं है, इनकी शकल बन चुका है कि ये चुनी हुई सरकारों को कार्य नहीं करने देंगे, ये इन्होंने ठान लिया है। आएंगे अनिल गोयल जी। क्या करें, क्या दूसरी बात मैं कह लूं, बात सुन लीजिए हेमंत जी की। मुझे मालूम है साहब, गुजरात का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें किस तरीके से उसको प्रताड़ित करते हुए उसका नॉमिनेशन वापस करा दिया। इंदौर में आपने देखा किस तरीके से उसके खिलाफ 14 साल पुराने मुकदमे में 307 बढ़ा करके उसको दबाव बनाया गया और उसको कर दिया गया। ये नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं, हम संविधान में विश्वास रखने वाले हैं। एक एक करके बोलिए बोलने वालों के साथ में जनता। अनिल जी एक मिनट यही सुन लीजिए हेमंत जी, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जिस तरीके से आपने कर रहे हैं, जब आपने बोला तो वो पूरी तरह से सुन रहे। मिश्रा जी आपातकाल किसने लगाया? 1992 ठीक है, पहले भी तो आरोप लगा दिया आपने अनिल गोयल जी, उसी का तो जवाब दे रहे हैं हेमंत जी। सुन तो लीजिए पहले। हिमाचल की जनता ने किसको मैंडेट दिया है? हिमाचल की जनता ने ये बताने का कष्ट करें। हिमाचल की जनता ने आपको विपक्ष में बैठने के लिए मैंडेट दिया है। आप विपक्ष में बैठिए, सरकार पर दबाव बनाइए। अगर सरकार गलत करती है तो आप भूमिका निभाएं। आप इस तरीके से क्रियाकलाप ना करें जिससे सरकार आए इसके लिए। सरकार को पूरी छूट दे काम करने के लिए आप अपने आंदोलन एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। अनिल जी, कांग्रेस पार्टी अनिल जी ऐसे आवाज नहीं मिल पा रही है, हेमंत जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। मदद कर रही है और आप उस सरकार को ये कतई कल्चर नहीं है। संविधान की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी आजादी सन 1947 से 1951 में संविधान लागू होने के बाद से कर रही है। कांग्रेस ने कभी संविधान। ठीक है, चलिए हम इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले सुन लेते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं, एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है, तो क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय नेता श्री आनंद शर्मा जी को कांगड़ा से प्रत्याशी बनाया गया है, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान है और लोकसभा में राज्यसभा में रहते बहुत अच्छा मुद्दों को लेकर अच्छा वक्तव्य देते हैं, बहुत अच्छे वक्ता है। और जो भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार कर रही है, उन्हें ये देखना चाहिए जो राष्ट्रीय नेता होते हैं। हम मोदी जी गुजरात के बाद वाराणसी से लड़ने आए हैं, आनंद शर्मा जी तो हिमाचल के हैं और हिमाचल के बाद वो शिमला के रहने वाले और कांगड़ा से लड़ने आए हैं। और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। फैशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट उन्होंने कांगड़ा में दिया, रीजनल सेंटर टी बोर्ड से उन्होंने पालमपुर में स्वीकृत करवाया और 150 करोड़ रुपए की लागत से इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने के लिए उन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री में रहते हुए पैसा दिया। इसका क्षेत्र से और हिमाचल प्रदेश को बहुत फायदा होगा। जिस प्रकार की मदद हमको केंद्र सरकार से चाहिए, जो पिछले आपदा के समय हमें केंद्र सरकार से कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिला, और लोकसभा में अगर आनंद शर्मा जी जीत कर जाएंगे तो ऐसे मुद्दे वो जोर जोर से उठाएंगे। राष्ट्रीय नेता श्री आनंद शर्मा। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। जिस तरह से बीजेपी आनंद शर्मा के चुनाव लड़ने को लेकर सवाल उठा रही है, कह रही है बाहर से कैंडिडेट लाए जा रहे हैं, उसी को लेकर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं तो आनंद शर्मा कांगड़ा से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। अनिल गोयल जी आपके पास आएंगे। देखिए जिस तरह से बीजेपी मुद्दा बना रही है कि आनंद शर्मा कैसे कांगड़ा से चुनाव लड़ सकते हैं, बाहर से आए हैं, चूंकि वो शिमला से ही है। वहीं अगर हम देखें पीएम मोदी वो जो है गुजरात से हैं लेकिन वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, तो इसको मुद्दा क्यों बना रही है बीजेपी।
अभी इन्होंने कंगना के बारे में कहा बॉम्बे से एक चीज आई। अभी ये भगवान राम के जो कवि थे अरुण गोविल के बारे में कहा कि बॉम्बे से आए। ये अगर हम पर कहते हैं कि वो बॉम्बे से आए हैं, जबकि कंगना भी हिमाचल की रहने वाली है और अरुण गोविल भी मेरठ के रहने वाली है। अब जब इन दोनों के ऊपर ये इनकी कथनीय प्रति में ये अंतर है कि अगर ये कहते हैं कि बॉम्बे से आए वो तो ठीक है और हम कहते हैं वो गलत है इनकी। और दूसरी बात मैं फिर सुभाष मिश्रा जी को याद दिलाना चाहता हूँ, 1975 के अंदर लोकतंत्र गला इन्होंने फूटा। 92 में विवादित ढांचा गिरने पर 6 सरकारों को इन्होंने गिराया। आप अपने 6 विधायकों को संभाल कर नहीं रख सकते, आप अपने पार्टी के नेताओं को संभाल कर नहीं रख सकते, और इसका आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं। ये पूरी तरीके से अन्याय है, ये मुद्दों से भटकने वाली बात है। लेकिन अनिल जी एक बात बताइए, जिस तरह से अनिल जी देखिए, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था, बार बार बागी विधायकों ने भी यही बात बोली कि अब बाहर से आप कैंडिडेट लेकर आ रहे हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं, हम उनको वोट कैसे दें, हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ धोखा होगा। उसके बाद क्रॉस वोटिंग हो गई। अब देखिए जिस तरह से अब आनंद शर्मा को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, तो अगर हम बात करें बीजेपी नेताओं के, तो कई नेता ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों से आकर चुनाव लड़ते हैं अलग राज्य में, तो आखिर मुद्दा क्यों बनाया जाता है इसको? अनिल जी नहीं, देखो मैं वही बात मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को संभाल के रखने की जिम्मेदारी उनकी है। अगर बाहर के लोग कहते हैं हमें लोकल आदमी को जो है हम बाहर के आदमी का समर्थन नहीं करेंगे, तो ये तो वोटर का अपना हक है कि वो किसको वोट दे किसको वोट नहीं दे। तो तानाशाही थोड़ी कि हमें कि वो इन्हीं को वोट देगी। आप भीख जारी करके, आप तानाशाही करके उनकी अंतरात्मा को मारना चाहती हैं। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का लोकतंत्र है? अगर वो ये बात कह रहे हैं कि आप हमें हिमाचल के ही आदमी दो, इन्हीं के पार्टी के लोग अंदर के इन्हीं के एमएलए करें ना, इन्हीं के। अब यही मैं बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस में कांग्रेस के विधायकों की नहीं सुनी जाती, कांग्रेस में कांग्रेस के सांसदों की नहीं सुनी जाती, कांग्रेस में कांग्रेस के मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जाती। कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ जो राहुल गांधी कहते हैं वो फाइनल, जो सोनिया जी कहते हैं वो फाइनल, जो प्रियंका जी कहते हैं वो फाइनल, बाकी सबको इनके चपरासी। ये जब पार्टी में स्थिति ये होती है, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, जो जिनका अपना स्वाभिमान है, जिनको अपना गला घुटता महसूस होता है, वो पार्टी छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, इतने सालों तक बने रहते हैं पार्टी के साथ, अचानक से उनको याद आ जाता है कि यहाँ पे आला कमान की चलती है, यहाँ पे हमारी चलती नहीं है, तो हम नहीं बने रहेंगे पार्टी के साथ। अचानक से याद आता है नेताओं को। देखो अब एक ही बात है कि जब आदमी को दबाते आदमी जब जोर से ज्यादा दब जाता है, तो कभी ना कभी तो गुस्सा फूटता है, कभी ना कभी तो अपनी बात रखता है, तो वो होता है। इसको किसी भी हेमंत जी से जवाब ले लेते हैं। आज क्यों नहीं? हेमंत जी, आपकी पार्टी में क्यों नहीं सुनी जाती नेताओं की? आरोप लगा रही है बीजेपी। बिल्कुल निराधार। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी बस लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं आप। लोकतांत्रिक पार्टी का क्या है? मैं आपको जब इस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय जिस तरीके से हेमंत जी बागी विधायकों ने जिस तरीके से कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की सुनती नहीं, तो कहीं ना कहीं तो जवाबदेही है ना कांग्रेस पार्टी की। मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुने हुए विधायक, आप बताइए, मैं बार बार यही सवाल पूछ रहा हूं आदरणीय गोयल जी से कि आपको सरकार बनाने का मैंडेट हिमाचल की जनता ने नहीं दिया, आपको विपक्ष में मैंडेट दिया। इससे पहले जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया था। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरीके की राजनीति नहीं की कि वो वहां चुनी हुई सरकार को अस्थिर करती, उनकी सरकार को गिराती। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा 5 साल तक सरकार चलाने का आपको मौका दिया। कहाँ कमी रह गई? बाकायदा सरकार कांग्रेस पार्टी ने चलाया, तो कहाँ कमी रह गई? कार्यकर्ताओं की बात क्यों नहीं सुनी गई? आखिर में उनको फैसला लेना पड़ा कांग्रेस पार्टी छोड़ने का। कहीं ना कहीं तो नाराज थे ना कार्यकर्ता, तभी तो गए। सारे हिमाचल की सारी जनता को पता है कि वो विधायक जिन्हें तोड़ा गया, कैसे तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और हिमाचल की भोली भाली जनता भी जानती है। और इसका जवाब वो 2024 के लोकसभा के चुनाव में देने भी जाते हैं। यकीन जानिए,
2024 में कांग्रेस पार्टी लोकसभा की 4 सीटें जीतेगी। अब निश्चिंत रहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, इससे पहले हम सुन लेते हैं नरेंद्र अत्रीन को। बीजेपी प्रदेश सचिव हैं, लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। कांग्रेस नेता के ये शब्द बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं हिमाचल नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक श्री अनुराग ठाकुर जी, जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 4 बार के सांसद हैं, उनकी उपलब्धियों के आगे कांग्रेस नेता व कांग्रेस सरकार असहाय महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको खुद को कहीं भी मुकाबले में नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस का नेता कर रहे हैं। कभी उनका कहना है कि हिमाचल आते हैं, उनको बच्चों में बैकवर्ड कहना होता है, कुछ और सी भाषा की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे नेता हमारी नौजवान पीढ़ी के हाथों में खेल कूद का सामान थमाते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं कि पंजाब और उत्तर भारत में जो ड्रग्स की सबसे बड़ी समस्या है, हिमाचल में भी ये समस्या है। तो हमारे नौजवान, हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो नशे जैसी समस्याओं से दूर रहे, अधिक से अधिक समय खेल के मैदान में व्यतीत करें। और उसके लिए श्री अनुराग ठाकुर जी ने सांसद खेल महाकुंभ जैसा एक पहल इस देश के अंदर की, जिस पहल को अप्रिशिएट इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया और पूरे देश के सांसदों से आह्वान किया कि इस तरह की शुरुआत भारतवर्ष के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में होनी चाहिए। हम इस पर गर्व महसूस करते हैं। हम गर्व महसूस करते हैं कि श्री अनुराग ठाकुर जी ने बतौर देश के खेल मंत्री श्रेष्ठतम प्रयास किया है कि इस देश के अंदर खिलाड़ियों की और खेलों की स्थिति में सुधार हो। परिणाम स्वरूप आज यदि एशियन खेलों की हम बात करें, यदि आज हम पैरा ओलंपिक्स की बात करें, हम पैरा एशियन गेम्स की बात करें, तो भारत के जो खिलाड़ी हैं बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और पदकों की संख्या में खासी बढ़ोतरी इस दौरान हुई है। तो नरेंद्र अत्रीन को सुन रहे थे आप, बीजेपी के प्रदेश सचिव हैं। लगातार कांग्रेस पर हमलावर थे और कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलते, जिस तरीके से कांग्रेस बयानबाजी कर रही है, विक्रमादित्य सिंह जिस तरीके से कंगना रनौत पर हमलावर हो रहे हैं, जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। राजीव, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बोल रही है कि जिस तरीके से विक्रमादित्य सिंह हो, चाहे कांग्रेस के कोई भी नेता हो, कंगना रनौत पर हमलावर हो रहे हैं, अभद्र टिप्पणी की जा रही है। सुप्रिया श्रीनेत की अगर हम बात कर ले, जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया गया, अभद्र टिप्पणी की गई कंगना रनौत पर, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से पलटवार जारी है। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कंगना रनौत की बात करें या विक्रमादित्य की बात करें, दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो, जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं एक दूसरे पर। और पूरी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के और भी नेता हैं, अपने अपने जो क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस बयानबाजी से बचना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब लगभग लोकसभा की अगर हम बात करें तो सारे ही उम्मीदवार मैदान में आ गए और अब ये देखना होगा कि कहाँ किससे कौन सी टक्कर होने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम हमीरपुर की बात करें, हम कांगड़ा की बात करें, शिमला की बात करें या हम मंडी की बात करें, तो चारों ही सीटों पर जो दिग्गज आए हैं दोनों पार्टियों से, वो काफी दमदार दिग्गज हैं। कांग्रेस की तरफ से जो भी उम्मीदवार आए हैं वो भी काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका। तो निश्चित तौर पर अब ये देखना होगा कि आखिर किस और करवट लेता है जो ऊंट है, चुनावी ऊंट। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के दावे लगातार करती रही है कि अब वो चारों सीटें जीत के चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी, उसका क्या होगा ये देखने वाली बात है। क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो भी किसी से कम नहीं नजर आ रहे हैं। आप चाहे कांगड़ा की बात करें, आनंद शर्मा की हम बात करें, आनंद शर्मा एक पुराना चेहरा है और कैबिनेट में शामिल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं अगर हम पिछली यूपीए सरकार की अगर बात करें तो, और प्रवक्ता भी रहे हैं कांग्रेस को, तो एक बड़ा चेहरा है। और सबसे बड़ी बात है कि कांगड़ा में अगर हम जातीय समीकरण तो देखें तो दोनों जो चेहरे हैं, चाहे हम राजीव भारद्वाज की बात करें या आनंद शर्मा की बात करें, दोनों ही चेहरे जो हैं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण जो वोट है वो कांगड़ा में बट जाएगा इस नजरिए से, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार ब्राह्मण हैं। और उसके बाद वहां पर गद्दी जो समुदाय है, उस गद्दी समुदाय का वोट और ओबीसी समाज का वोट, वो निर्णायक साबित होगा। इन दोनों समाज के वोट जिसके पास ज्यादा चले जाएंगे वो जीत जाएगा। लगातार आवाज कांग्रेस की तरफ से
कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये उठाई जा रही है कि आखिर आनंद शर्मा को क्यों लेके आए जब वो बाहरी उम्मीदवार हैं। तो निश्चित तौर पर ये बात भारतीय जनता पार्टी भले ही आरोप लगाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी कई उम्मीदवार हैं लगातार जो अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ते रहे। और सबसे बड़ी बात, एक सवाल अभी हम लोग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ थे उनके साथ की परिवार बात की बात जो आ रही थी, तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट में जहां पर ब्रजभूषण सिंह की जो है जिन पर यौन शोषण के आरोप लगे, उनके बेटे को टिकट दिए जाने की बात सामने आ रही है। तो सबसे बड़ी बात तो है परिवारवाद की। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में इस तरह की, अगर हम सपा को गिन ले तो सपा में भी बहुत ज्यादा परिवार है, तो तीनों ही पार्टियों में परिवारवाद साफ नजर आता है। वहीं अगर हम देखें अभी आम आदमी पार्टी के जो हालात बने हुए हैं राजीव, तो उसमें भी देखिए कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि उसमें भी परिवारवाद आता रहा है। जिस तरह से अब सुनीता केजरीवाल एक्टिव हो गई हैं और मोर्चा संभाल रही हैं आम आदमी पार्टी का, जब से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। तो परिवारवाद का मुद्दा तो मुझे लगता है कि राजनेताओं को कहीं ना कहीं खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि धीमे धीमे ये मुद्दा खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं बची है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई ना कोई जो भी राजनेता होता है वो अपने परिवार के किसी सदस्य को, अपने बेटे को, अपने भाई बहन को या अपनी पत्नी को ये एक ये जो है अपना सिंहासन देना चाहता है, मतलब जो अपनी गद्दी है उसको सौंपना चाहता है अपने बाद। तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो चीजें हैं सभी पार्टियों में देखने को मिल रही है, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का होता है। आम जनता भरोसा करती है, जिस तरह से हिमाचल की राजनीति में हुआ कि जनता ने सरकार बनाई थी, कांग्रेस की मैंडेट दिया था कांग्रेस को, लेकिन अब जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं चुनाव के बाद हो सकता है कि सरकार में कोई परिवर्तन आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि अब अगर उनके 6 विधायक जो बागी होकर आए कांग्रेस से, वो अगर जीत जाते हो तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से जो नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर लगातार ये बात कह रहे हैं कि अब जब भी चुनाव के नतीजे आएंगे हम सरकार बना लेंगे। वहीं अब अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या जो करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो लगातार जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति जो है वो इस समय गरमाई हुई है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो कार्रवाई की सुखविंदर सिंह सुक्खू के कहने से की, पूरी कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं आंकड़ों को संभाल के रखा जाए, कांग्रेस के हक में रखा जाए। लेकिन किस तरह के समीकरण होंगे चुनाव के बाद, क्योंकि 1 तारीख को जब वोट हो जाएगा उसके बाद अगर 6 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए हैं, कांग्रेस से आए हुए बागी प्रत्याशियों को टिकट दिया है, तो वो अगर जीत जाते हो तो कहीं ना कहीं समीकरण प्रदेश में बदल जाएंगे और कांग्रेस के लिए थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि सरकार को बचाना पाना मुश्किल होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास फिलहाल तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आचार संहिता चल रही है। जिस तरह की कार्रवाई कर दी विधानसभा अध्यक्ष ने, उसके आगे अब कुछ नहीं हो सकता। मामला कोर्ट में है, कोर्ट क्या फैसला करेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन जब तक चुनाव नहीं होते तब तक और कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा है। सिर्फ उनको इंतजार करने पड़ेगा नतीजे का कि आखिर क्या नतीजा आता है उपचुनाव में। विधानसभा के जो उपचुनाव होंगे उसके बाद क्या परिणाम होगा, उस परिणाम पे आधार। एक और बड़ी बात सामने निकल कर आई है, लगातार हम देख रहे थे कांग्रेस पार्टी पीछे चल ही रही थी अपने प्रत्याशियों को घोषित करने में, लेकिन विधानसभा उपचुनाव है जहां पे लाहौल स्पीति में, वहां पे उम्मीदवारी का पेच लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हम अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व नेता रवि ठाकुर को लाहौल स्पीति से मैदान में उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस अब उनकी टक्कर का नेता नहीं ढूंढ पा रही है। ऐसी लगातार खबरें सामने निकल कर आ रही, क्योंकि लाहौल स्पीति हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिलों में से आता है, छोटे जिलों में से आता है, लेकिन वहां पर भी उनको कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी सही उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है कि रवि ठाकुर के अगेंस्ट लड़े। देखिए सबसे बड़ी बात न सिर्फ लाहौल स्पीति की बात है, आप देख लीजिए कि 4 जो लोकसभा सीटें हैं उनमें ही जब प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस ने इतनी देरी लगाई, तो जो बाकी की विधानसभाएं बची हैं जिनमें प्रत्याशियों को उतारना है अभी कांग्रेस को, तो उनमें ही कांग्रेस काफी मंथन कर रही है। और सबसे बड़ी वजह से ही हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंतर्कलह की बात है। अंतर्कलह का मतलब यह है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष जिन नामों का समर्थन कर रही हैं उनका समर्थन सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा नहीं किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर गुटबाजी है उसका असर पड़ रहा है नामों की घोषणा करने में। तो निश्चित तौर पर अब 3 जो सीटें बची हैं उन पर देखना होगा कि कांग्रेस कब अपने उम्मीदवार उतारेगी और कब से उस पर काम शुरू होगा। ठीक है, चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं उद्योग मंत्री हैं हर्षवर्धन चौहान, क्या कुछ कह रहे हैं। इस व्यक्ति ने हमारे क्षेत्र में 2 साल के अंदर 3 चुनाव करा दिए। एक जिला परिषद का कराया, फिर जिला परिषद का बाई इलेक्शन हुआ, फिर एमएलए का इलेक्शन हुआ, अब एमएलए का भी बाई इलेक्शन हो रहा है।
4 बरस इस व्यक्ति ने सरकार का इतना पैसा खराब कर दिया। और उसके बाद इन्होंने एक जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो हिमाचल प्रदेश के जो है पूरे हिंदुस्तान के सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं, एक साधारण परिवार से होकर मुख्यमंत्री बने हैं, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी कुर्सी गिराने का प्रयास किया। लोगों को ये बुरा लगा कि 1 साल के अंदर इन्होंने ठाकुर सुखविंदर सिंह एक जो किसान परिवार से, एक आम सामान्य सरकारी कर्मचारी के परिवार से उठ के बना है, उसे सरकार को ये बने नहीं रहना दे सकते। और इन्होंने ये बात की यहाँ कई लोगों से कि मैंने उत्तराखंड में कई सरकारें बनाई और गिराई हैं। साथियों, ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ के लोग इस तरह की गद्दारी बर्दाश्त नहीं करते। आपने उस मुख्यमंत्री के साथ गद्दारी की है जिसने 1 महीना आगे बड़े तालाब पंजाल, इसी गांव के अंदर मैंने इसलिए प्रोग्राम रखा है, उसने कहा था कि ये विधायक मेरा लाडला है, ये सबसे छोटा है, मेरे साथ जिद करता है तो अब भी मैं काम कर देता हूं। और उसने कहा कि जितने काम इन्होंने बोले हैं मैं उनको तथास्तु करता हूं, लेकिन 1 महीने के अंदर इन्होंने उनकी पीठ पर छुरा घोंप दिया और उनको डस लिया, उनकी सरकार गिराने का प्रयास किया। ये सबसे निंदनीय प्रश्न जो सवाल है, सबसे ज्यादा ये है। और गगरेट की जनता और हिमाचल प्रदेश की जनता इसका जो है। हर्षवर्धन चौहान को सुन रहे थे आप। लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू की तारीफ करते हुए यहाँ पे नजर आए हैं वो। राजीव, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरीके से आप देख रहे थे कि हर्षवर्धन चौहान अपने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लगातार वो बोल रहे हैं कि बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार घरों से उनका नाता है, वो जिस घर से आते हैं उनका बैकग्राउंड काफी अच्छा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू पर वो हमलावर रही है। जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं कि 15 महीने के कार्यकाल में आपने कुछ भी नहीं किया। 1500 रुपए की हम बात कर लेते हैं, उसको भी लेके लगातार वहां पे राजनीति गरमाई हुई है कि आचार संहिता लग गई, उसके बाद सुक्खू सरकार ने महिलाओं को देना शुरू किया। देखिए, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगाएगी, लेकिन हर्षवर्धन की जहां तक हम बात कर रहे हैं वो खुद मंत्रिमंडल में शामिल है, तो उनको भी खतरा है अपनी सरकार का, क्योंकि मंत्री हैं, अगर सरकार चली जाएगी तो उनका भी ओहदा चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो उसी तरह से बचाव कर रहे हैं जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं। तो जो भी मंत्री है, जो भी कैबिनेट में शामिल है या मंत्रिमंडल में शामिल है, तो निश्चित तौर पर उनके लिए भी खतरा मंडरा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी पर वो निश्चित तौर पर आरोप लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। यहाँ सिर्फ हम ये कहें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी बचाने की कोशिश है, नहीं, अपनी भी कुर्सी बचाने की कोशिश में लगे ये सारे मंत्री। और इसीलिए वो लगातार हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर। और निश्चित तौर पर जिस तरह से ऑपरेशन लोटस के बार बार आरोप लगाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से पिछले दिनों कार्रवाई हुई है, जिस तरह से उन्होंने समर्थन दिया है बागी विधायकों को, तो उससे निश्चित तौर पर इस तरह के आरोप लगना लाजमी है। निश्चित तौर पर कांग्रेस चाहती है कि जनता के बीच में हम इस मुद्दे को लेकर जाएं और इस मुद्दे के आधार पर हम उनसे अपनी सहानुभूति के आधार पर वोट मांग सकें। बिल्कुल। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश की सियासत को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आपके सामने। अब सभी दिग्गज मैदान में हैं, देखने वाली बात होगी कि 4 जून को फैसला किसके हक में आता है। आगे भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे, तब तक के लिए